चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। लेट्स लुक अराउंड एंड फाइंड आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट यूजुअली टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी। यदि आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो एक अर्थव्यवस्था में होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को देखेंगे। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, तेल, प्राकृतिक गैस एवं खनिज का उत्खनन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं का विनिर्माण, सामान बनाना, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस और कंट्री एंड सेलिंग इट एट डिफरेंट प्लेस और कंट्री, एक स्थान या देश से वस्तुओं का क्रय कर उन्हें विभिन्न स्थानों में या देशों को बेचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस एटसेट्रा, भवन, सड़क एवं पुलों आदि का निर्माण करना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक टिकटिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, टिकट बनाना, भंडारण, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाएं प्रदान करना। When we analyze the above business activities, we find that most business activities are concerned with production and or processing of goods and services or distribution of goods and services. The former is known as industry and the later is known as commerce. So when you produce something, you produce in your industry. When you distribute it, it becomes commerce. So we can classify business as industry and commerce. यदि हम उपर्युक्त व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि व्यावसायिक क्रियाओं का संबंध या तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं प्रक्रियण से होता है या उनके वितरण से। पहले वाली व्यावसायिक क्रिया वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या प्रक्रियण उद्योग और बाद वाली व्यावसायिक क्रियाएं वितरण वाणिज्य कहलाती हैं। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, वाणिज्य मतलब कॉमर्स। इस प्रकार व्यवसाय को हम उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री और कॉमर्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब इन दो वर्गों के संबंध में विस्तार से जानें। इंडस्ट्री, उद्योग। इंडस्ट्री primarily refers to all such business activities concerned with production or raising or processing of goods and services. It processes raw material or semi-finished goods into finished goods, extracting raw materials from earth's surface, manufacturing goods and commodities, producing crops, fish, flowers, etc., constructing buildings, dams, roads, etc. are all example of industry. These activities are called industrial activities and the units engaged in these activities are known as industrial enterprises. However, in a broader sense, provision of services like banking, insurance, transport also form part of industries known as टेरिटरी इंडस्ट्रीज। उद्योग मूल रूप से वह सभी व्यावसायिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और प्रक्रियण से है। इसमें कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। जमीन से कच्चे माल का खनन, वस्तुओं का विनिर्माण, फसल उगाना, मछली पालन एवं फूलों की खेती आदि उद्योगों के उदाहरण हैं। इन क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं एवं इन क्रियाओं को करने वाली इकाइयों को औद्योगिक इकाइयां कहते हैं। यदि व्यापक अर्थों में ले तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि सेवाएं प्रदान करना भी उद्योग का अंग है तथा इन्हें सेवा उद्योग कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। Before classifying industry on the basis of nature of activity, let us have a broad idea of different approaches of its classification.
क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करने से पहले आइए वर्गीकरण के विभिन्न आधारों पर विस्तार से विचार करें। देखिए, जो इंडस्ट्री होता है वो 4 तरह से बांटा जाता है। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, क्रिया की प्रकृति के आधार पर। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उद्योग। दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं द्वितीयक उद्योग। तीसरा टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं सेवा उद्योग। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग। प्रोड्यूसर्स गुड्स और कैपिटल गुड्स, उत्पादक अथवा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की मात्रा के आधार पर हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। लाइट इंडस्ट्रीज, हल्के उद्योग। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, क्रियाओं के आकार के आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु पैमाने के उद्योग। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने के उद्योग। Let us now discuss in detail about the classification of industry based on nature of activity involved. आइए अब क्रिया की प्रकृति के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण के संबंध में विस्तार से जानें। ए, प्राइमरी इंडस्ट्री। पहला, प्राथमिक उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर टू द एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, minerals, etc., and reproduction and development of living organisms like plant and animal, etc. प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, तेल, खनिज पदार्थ आदि के निष्कर्षण एवं जैविक पदार्थ जैसे पौधे, पशु आदि के प्रजनन एवं विकास से जुड़ी क्रियाओं से है। Primary industries can be categorized as extractive and genetic industries. प्राथमिक उद्योग को निष्कर्षण एवं जननिक उद्योगों में विभक्त किया जा सकता है। You must have heard about ONGC. It is a company that extracts oil and natural gas from earth. आपने ONGC के संबंध में तो सुना ही होगा। यह एक कंपनी है जो जमीन से तेल एवं प्राकृतिक गैस निकालती है। Similarly, we have farmers growing crops, business houses engaged in extracting raw materials or minerals from earth, coal mines, iron ore mines, etc. Extracting minerals from forest for further processing like collecting natural honey, timber, etc. Extracting items from sea or river like fish, crab, prawn, seafoods, etc. All these are example of extractive industries. इसी प्रकार हमारे किसान हैं जो फसल उगाते हैं, व्यावसायिक गृह हैं जो धरती से कच्चे माल खनिज पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं जैसे कोयले की खानें, कच्चे लोहे की खानें आदि। पुनः प्रक्रियन के लिए जंगल से सामग्री एकत्रित करते हैं जैसे प्राकृतिक शहद, लकड़ी आदि। समुद्र या नदी से चीजें निकालते हैं जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि। यह सभी निष्कर्षण उद्योग के उदाहरण हैं। Have you seen poultry farm और apple orchards और nurseries? क्या आपने मुर्गी पालन केंद्र, सेबों के बाग अथवा पौधशाला नर्सरी देखी है? All these are industries engaged in rearing and breeding animals and birds and growing plants or flowers for sale and are known as genetic industries. ये सभी उद्योग पशु एवं पक्षियों के पालन एवं प्रजनन में लगे हैं या विक्रय हेतु पौधे अथवा फूल उगाने में लगे हैं। ऐसे उद्योगों को जननिक उद्योग कहते हैं। Nowadays, genetic industries are growing in number which include horticulture, growing fruits and vegetables,
floriculture, growing flowers, dairy farm, poultry farming, pisciculture, breeding fish, etc. आजकल जननिक उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इनमें बागवानी, फल एवं सब्जी उगाना, फूलों की खेती, फूल उगाना, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मछली प्रजनन आदि सम्मिलित हैं। बी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में द्वितीयक उद्योग कहते हैं। The products of primary industries are normally used as raw materials to produce a variety of finished goods, and it is the secondary industry that uses the products of primary industries as its raw material. प्राथमिक उद्योगों के उत्पादों को सामान्यतः विभिन्न प्रकार के तैयार मालों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये द्वितीयक उद्योग ही है जो प्राथमिक उद्योग के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। The activities of secondary industry may be of manufacturing or construction. द्वितीयक उद्योग की क्रियाएं विनिर्माण अथवा निर्माण कार्य अथवा निर्माण क्रियाएं हो सकती हैं। Manufacturing industries are engaged in producing finished goods out of raw materials or semi-finished products. विनिर्माण उद्योग कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल से तैयार माल का उत्पादन करते हैं। For example, cotton is used to produce textile, timber to produce furniture, bauxite to produce alumina. उदाहरण के लिए कपास का उपयोग कपड़ा बनाने में, लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में, बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। The industries engaged in erection of buildings, dams, bridges, roadways, railways, canals, tunnels, etc. are known as construction industries. भवन, बांध, पुल, सड़क, रेल, नहर, सुरंग आदि तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाते हैं। They make use of the products of other industries and construct different types of structures as per the requirements of the customer. यह अन्य उद्योगों के उत्पादों का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के ढांचे तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखिए टेरिटरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए टेरिटरी इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में सेवा उद्योग कहा जाता है। These industries are basically concerned with generating or processing of various services and facilitate the functioning of primary industry and secondary industries as well as activities of trade. These include service industries like banking, insurance, transport, etc. Film industry, which provides entertainment to the individual produces films. Tourism industry, which provides services to the individual by facilitating to their travel, booking of tickets and hotel room, etc. are also included in this category. So whenever you are going to give a service, it becomes a part of territory industries. सेवा उद्योग, यह उद्योग मूलतः विभिन्न सेवाओं की उत्पत्ति अथवा प्रक्रियन से संबंधित है तथा प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग व व्यापारिक क्रियाओं के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि सेवा उद्योग सम्मिलित है। फिल्म उद्योग जो लोगों का मनोरंजन करता है तथा फिल्मों का निर्माण करता है। पर्यटन उद्योग जो लोगों के लिए यात्रा टिकट एवं होटल के कमरों को आरक्षित करके उनकी यात्रा सुखद बनाता है, इसी वर्ग में आते हैं। तो जब भी आप किसी को सेवा देंगे तो वह सेवा उद्योग कहलाएगा। Manufacturing industries may be divided further into the following categories. विनिर्माण उद्योग को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज।
Analytical industries manufacture different types of products by analyzing and separating different elements from the same product. Petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, etc. are produced from the crude oil in oil refinery industry. पहला, विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग में एक ही उत्पाद के विभिन्न तत्वों को अलग अलग करके एवं उसका विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मशीनों में चिकनाई लाने वाला तेल आदि का तेल शोधन कारखानों में कच्चे तेल की सहायता से उत्पादन किया जाता है। सेकेंड, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। Synthetic industries put together various ingredients and manufacture a new product. For instance, soap is produced by combining potassium carbonate and vegetable oil. Similarly, cement is produced by using limestone, coal and other chemicals. कृत्रिम तंतु उद्योग। कृत्रिम तंतु उद्योग में विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट तथा वनस्पति तेल को मिलाकर साबुन का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार चूना, कोयले तथा अन्य रसायनों के संयोग से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। थर्ड, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Processing industries are those in which raw materials are processed through successive stages to get the final products. Textile, sugar and paper are the examples of processing industries. प्रक्रियन उद्योग। प्रक्रियन उद्योग वह उद्योग है जिनमें अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल को विभिन्न क्रमिक चरणों के प्रक्रियन से गुजरना पड़ता है। कपड़ा, चीनी एवं कागज प्रक्रियन उद्योग के उदाहरण हैं। चौथा, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। Assembling industries put together various manufactured products and make a new product, as in the case of car, scooter, bicycle, radio and television, etc. संकलन उद्योग। संकलन उद्योग में विभिन्न विनिर्मित उत्पादों को इकट्ठा करके एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, रेडियो, टेलीविजन आदि तैयार करना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाणिज्य। All goods and services produced are to be made available by those who need them. सभी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं। This involves a number of additional activities. For example, when somebody produces bread, he has to make it available at convenient location at right time. This involves activities like making people aware about the product, storing the product at right places, arranging retail outlets, packing the product, transportation of the product, selling the product and so on. उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति डबल रोटी का उत्पादन करता है तो उसे डबल रोटी को उचित स्थान एवं सही समय पर उपलब्ध कराना होता है। इसके लिए वह जो कार्य करता है वे है लोगों को उत्पाद के संबंध में सूचित करना, उत्पाद को सही स्थान पर संग्रहित करना, फुटकर विक्रय की व्यवस्था करना, उत्पाद की पैकेजिंग करना, उत्पाद का परिवहन करना, उत्पाद की बिक्री करना आदि। All these activities taken together are known as commerce. ये सभी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। It provides the necessary link between producers and consumers of goods and services and facilitates the purchase and sale of goods and services. In fact, it performs all functions that are essential for maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods and services to the customers. इस प्रकार वाणिज्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों एवं
उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी का काम करता है तथा उनके क्रय विक्रय को सुगम बनाता है। वास्तव में यह उन सभी कार्यों को करता है जो ग्राहकों को वस्तुएं एवं सेवाएं बिना किसी रुकावट के प्रवाहित एवं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। 10 कॉमर्स इन्वॉल्व्स, अतः वाणिज्य में निम्नलिखित सम्मिलित है। ए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय। बाइंग को हम लोग क्रय कहते हैं, सेलिंग को विक्रय। एंड बी, एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर द स्मूथ एंड uninterrupted flow of goods and services from the point of production to the point of consumption. उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक बिना रुकावट के वस्तुओं एवं सेवाओं के सुगम प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं। The first activity, that is purchase and sale of goods and services, is termed as trade. And the second activity, that is the activity to ensure smooth flow of goods to the customer, are known as auxiliary to trades or aids to trade. पहली क्रिया अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है तथा दूसरी क्रिया अर्थात उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के सुगम प्रभाव को सुनिश्चित करना व्यापार की सहायक क्रियाएं या व्यापार पूरक क्रियाएं कहलाती हैं। 10 कॉमर्स इज क्लासिफाइड एज, अतः वाणिज्य को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रिया। देखिए, आप इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन कोई भी कस्टमर इंडस्ट्री तो जाएगा नहीं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा, उसके आसपास के दुकानों में पहुंचाना होगा। यही काम कॉमर्स करता है। ट्रेड के अंदर हो गया आपका व्यापार करना, और ऑक्सिलरीज मतलब वो सारे चीज जो आपको एक व्यापार करने में सहायक होते हैं, उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट अस नो इन डिटेल अबाउट द अबव टू एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स। आइए अब वाणिज्य की इन दो क्रियाओं के संबंध में विस्तार से जानें। ट्रेड, व्यापार। ट्रेड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। व्यापार वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है। इट सिंपली रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरल शब्दों में इसका अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना और एक्सचेंज करना, जिसको शुद्ध हिंदी में विनिमय कहते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अल्टीमेट कस्टमर्स। यह अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करता है। The manufacturers of goods who produce in bulk or large quantity generally find it very difficult to sell those goods directly to the customers. बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वालों के लिए सीधे उपभोक्ता को इन्हें बेचना कठिन हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को माल नहीं बेच सकते, उनको ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये सारा काम करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो कस्टमर के पास पहुंच सके। द रीजन मे बी डिस्टेंस ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बॉट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं की दूरी अथवा किसी एक समय पर क्रय की गई उत्पाद की मात्रा, भुगतान की समस्या आदि। Hence, they utilize the service of some firms or individuals who buy goods from the manufacturers and sell it to the consumers. इसलिए ये उन व्यावसायिक इकाइयों या व्यक्तियों की सेवाएं लेते हैं जो उत्पादक से
वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लोकल ग्रोसरी शॉप ओनर sells grocery items to the consumers after buying it from the manufacturers. Sometimes he buys it from the wholesaler who buy goods in bulk from the manufacturers and sell it to him. It may be noted that the wholesaler as well as the grocery shop owners are said to be engaged in trading. उदाहरण के लिए स्थानीय किराने की एक दुकान का स्वामी उत्पादकों से माल का क्रय कर उन्हें उपभोक्ताओं को बेचता है। कभी कभी वह वस्तुओं को उन थोक विक्रेताओं से भी खरीदता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में क्रय करके बेचते हैं। हम कह सकते हैं कि थोक विक्रेता एवं किराने की दुकान का स्वामी दोनों ही व्यापारिक क्रियाओं में संलग्न है। Thus, the feature of trade can be summed up as follows. इस प्रकार व्यापार के लक्षणों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। It involves actual buying and selling of goods. इसमें वस्तुओं का वास्तविक क्रय विक्रय होता है। Buying मतलब क्रय, selling मतलब विक्रय। It refers to procuring goods from one place or person to sell it to another person or at another place. इसमें वस्तुओं को किसी एक स्थान या व्यक्ति से क्रय करके किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य स्थान पर बेचा जाता है। Traders, also known as middlemen, facilitate the distribution of goods. व्यापारी वस्तुओं के वितरण को सुगम बनाते हैं। Trading helps in equalizing demand and supply. For example, the state of Punjab may be producing plenty of rice without much demand of it in its own state. Traders buy rice from Punjab and make it available to states like Orissa and West Bengal, where there is a great demand for rice. Thus, the demand and supply ratio is maintained. व्यापार मांग एवं पूर्ति में समानता लाता है। उदाहरण के लिए, पंजाब राज्य चावल का अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है, जबकि उसके अपनी राज्य में इसकी मांग बहुत अधिक नहीं है। व्यापारी पंजाब से चावल खरीदकर उसे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को उपलब्ध कराते हैं, जहां चावल की मांग बहुत अधिक है। इस प्रकार मांग एवं आपूर्ति का अनुपात बना रहता है। On the basis of area of operation, trade can be classified as under इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। प्रचालन के आधार पर व्यापार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, आंतरिक व्यापार एवं दूसरा बाह्य व्यापार। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। नाउ लेट्स स्टडी इंटरनल ट्रेड, जिसको हिंदी में आंतरिक व्यापार कहा जाता है। When trade takes place within the boundaries of a country, it is called internal trade. It means both buying and selling takes place within the country. For example, a trader can buy woolen garments from the manufacturers at Ludhiana and sell it to the retailers in Delhi. Similarly, a trader of a village can buy goods from the wholesale market of a city for sale in the village. From these two examples, we find that internal trade can be A. Buying from manufacturers and selling it to the retailers in bulk, known as wholesale trade, or B. It can be buying from manufacturers or wholesalers and selling it to customers or consumers, known as retail trade. In a wholesale trade, you have to buy products in bulk. In retail trade, you can buy products 1 piece, 2 piece and as per your requirement. जब व्यापार एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसका अर्थ है कि क्रय एवं विक्रय दोनों एक ही देश के अंदर हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी लुधियाना के निर्माताओं से बड़ी मात्रा में ऊनी वस्त्र खरीदकर उन्हें दिल्ली के विक्रेताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच सकता है। इसी प्रकार से गांव का एक व्यापारी निर्माताओं से या शहर के बाजार से वस्तुओं का क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में गांव के लोगों को
या उपभोक्ताओं को बेचता है। इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक व्यापार दो प्रकार का हो सकता है। पहला, उत्पादक से बड़ी मात्रा में क्रय करके विक्रेताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचना, जिसे थोक व्यापार कहते हैं, अथवा उत्पादकों या विक्रेताओं से खरीद कर सीधे उपभोक्ताओं को बेचना, जिसे फुटकर व्यापार कहते हैं। बी, एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार। Trade that takes place between different countries is known as external trade. In other words, external trade refers to buying and or selling of goods or services across national boundaries. विभिन्न देशों के व्यापारियों के बीच होने वाला व्यापार बाह्य व्यापार कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य व्यापार किसी देश की सीमाओं के बाहर वस्तुओं या सेवाओं का क्रय एवं अथवा विक्रय करना है। This may take place in the following forms. यह निम्न में से किसी भी रूप में हो सकता है। पहला, firm of country A purchases goods from firm of country B to be sold in their own country. This is known as import trade. पहला, अदेश की फर्में ब देश की फर्मों से अपने देश में विक्रय के लिए माल का क्रय करते हैं, इसे आयात व्यापार कहते हैं। सेकंड केस, फर्म्स ऑफ कंट्री ए सेल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन कंट्री टू द फर्म ऑफ कंट्री बी, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। दूसरा, अदेश की फर्में अपने देश में उत्पादित वस्तुएं ब देश के फर्मों को बेचते हैं, इसे निर्यात व्यापार कहते हैं। इंपोर्ट में आप बाहर से माल खरीदते हो, एक्सपोर्ट में आप अपना माल देश के बाहर बेचते हो। थर्ड, फर्म्स ऑफ कंट्री ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम द फर्म्स ऑफ कंट्री बी टू बी सोल्ड टू फर्म्स ऑफ कंट्री सी, दिस इज नोन एज एंट्रीपॉट ट्रेड। अदेश की फर्में ब देश की फर्मों से सदेश की फर्मों को बेचने के लिए माल का क्रय करते हैं, इसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। तो देखिए, इंपोर्ट मतलब ए बी से खरीद रहा है, मान लीजिए ए आप हैं। एक्सपोर्ट कब होगा? जब ए बी को माल बेचेगा। और एंट्रीपोर्ट ए बी सी, यहां पे क्या हो रहा है, ए बी से माल खरीदा और वही माल को सी को बेच दिया। ये तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार सहायक क्रियाएं। टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ट्रेड, a variety of other activities are required to be performed. These include transport of goods, storage of goods, financial transactions, insurance of goods, etc. For example, when a company at Chennai buys goods from Delhi or imports it from Singapore, it needs to undertake most of the following activities in addition to buying and selling of goods. वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय, जिसे व्यापार कहते हैं, को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाओं को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। इसमें वस्तुओं का परिवहन, भंडारण, वित्तीय लेन देन एवं वस्तुओं का बीमा आदि सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, जब चेन्नई का एक व्यापारी दिल्ली के व्यापारी से माल क्रय करता है या सिंगापुर से आयात करता है, तो उसे वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय के अतिरिक्त निम्न कार्य भी करने पड़ते हैं। क्या काम करने पड़ते हैं? पहला, कैरिंग ऑफ गुड्स फिजिकली फ्रॉम दिल्ली और सिंगापुर टू चेन्नई कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वस्तुओं को भौतिक रूप से दिल्ली या सिंगापुर से चेन्नई ले जाना, जिसे परिवहन कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टोरेज ऑफ गुड्स वंस द गुड्स आर रिसीव्ड एट चेन्नई कॉल्ड वेयरहाउसिंग। चेन्नई में वस्तुओं के पहुंचने के बाद उनका व्यवस्थित रूप से संग्रहण करना, जिसे भंडारण कहते हैं। Arranging money and making payments to the seller through banks and other sources called banking.
बैंक या अन्य स्रोतों के माध्यम से धन की व्यवस्था करना एवं भुगतान करना, जिसे बैंकिंग कहते हैं। कवरिंग रिस्क of damage or loss of goods in transit from Delhi or Singapore or while it is in store, called insurance. दिल्ली या सिंगापुर से वस्तुएं लाते समय मार्ग में अथवा भंडारण में वस्तुओं को क्षति पहुंचाने, हानि हो जाने की दशा में जोखिम से बचना, जिसे बीमा कहते हैं। Exchange of information with each other through postal and telecom services called communication. विभिन्न माध्यमों से उत्पाद संबंधी सूचनाएं उपभोक्ताओं तक संप्रेषित करना, जिसे विज्ञापन। डाक एवं टेलीविजन सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करना, जिसे संप्रेषण कहते हैं। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। In today's competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for customers after investing heavily in business. आज के मार्केट में जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत पैसा आप इन्वेस्ट करने के बाद चुपचाप से बैठ नहीं सकते। आपको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो, कहाँ बेचते हो, क्या दाम है, किस तरह से वो कस्टमर्स के लिए फायदेमंद है। To attract customers towards his product, a producer has to provide full knowledge of his product to the customer. Customers को attract करने के लिए किसके प्रति? अपने प्रोडक्ट के प्रति। जो प्रोडक्ट बनाता है उसको पूरा नॉलेज देना पड़ेगा प्रोडक्ट का कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर उसको खरीद सके। एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपरली। विज्ञापन के जरिए ये संभव होता है आसानी से। एडवर्टीजमेंट एनहांसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज अ कस्टमर टेक्स डिसीजन अबाउट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। विज्ञापन के द्वारा जो उपभोक्ता है उसे सामान या माल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। साथ साथ यह जो माल है वो मार्केट में कहाँ बिक रहा है ये भी पता चलता है। इससे जो आपका उपभोक्ता है वो उस सामान को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो अपना डिसीजन बना सकता है। इन दिस वे एडवर्टीजमेंट एनहांसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड एलिमिनेट्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस प्रकार जो उपभोक्ता है उसको विज्ञापन के जरिए सामान या माल के बारे में जानकारी होती है और जो हमारा कस्टमर है वो धोखे में भी नहीं रहता है, वो अपना डिसीजंस, निर्णय आसानी से ले सकता है। All the above activities help in facilitating the trading activities or providing support to the trading activities. That is why these are called auxiliary to trade. If it is a supporting service, it is auxiliary to trade. So, auxiliaries to trade refer to those activities that facilitate trade. These activities not only facilitate the trading activities, but also provide the necessary support to the entire business in its successful functioning. Hence, these are also called support services of business. In the next lesson, we shall discuss about all these support services of business in detail. उपरोक्त सभी क्रियाएं व्यापारिक क्रियाओं को सुगम बनाने अथवा उनका प्रचालन करने में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। अतः व्यापार की सहायक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो व्यापार को सुगम अथवा आसान बनाती हैं। यह क्रियाएं न केवल व्यापारिक क्रियाओं को सुगम बनाती हैं, बल्कि समस्त व्यवसाय को इसके सफल प्रचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं। अतः इन्हें व्यवसाय की पोषक क्रियाएं भी कहते हैं। अगले अध्याय में हम व्यवसाय की इन सभी सहायक सेवाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे।